एक सेंटेंस है, इफ शी विल कम हियर कामा आई शैल डिमांड हर 10 रुपीज़। इसका मतलब हो गया कि यदि वह यहाँ आएगी तो मैं उससे 10 रुपया मांगूंगा। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस कह रहा है यदि वह यहाँ आएगी तो मैं उसे 10 रुपया मांगूंगा। अब इसमें गलती कहाँ है? तो आप कहोगे गलती है, और गलती है यहाँ पर। अब कैसे गलती है, क्या गलती है, यही आज हम लोगों को सीखना है। इफ़ से रिलेटेड जितने भी कंडीशन हैं, जितने भी शर्त हैं, उन सारे शर्तों को हम जानेंगे जो परीक्षा में पूछता है। अब परीक्षा में कैसे पूछता है ये भी प्रक्रिया मैं बताऊंगा। और प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। तो आज इफ़ के सारे कंडीशन को सीखे बगैर मत जाना, क्योंकि परीक्षा में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है एसएससी के, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो या एनडीए सीडीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन इसमें टीजीटी पीजीटी टेट वगैरह में भी पूछ देता है। तो इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करो। जितने भी कंडीशन हैं सारे कंडीशन आपको बताया जाएगा, और इसमें आपको पूरे 7 नियम बताए जाएंगे। 7 जो हैं ये रूल्स हैं, लेकिन को रूल्स जो उप नियम हैं वो और भी हो सकते हैं, लेकिन 7 नियम आपको बताए जाएंगे कि इफ़ के 7 कंडीशन कौन कौन से हैं। तो ये गलत क्यों है? ये होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि सी, इफ़ सी कम्स हियर हो जाएगा, यानी कि कम्स हियर। अब ये जाके सही हुआ। तो इसका नियम क्या कहता है, इस नियम को जानो। नियम ये है कि ये देखो, इफ़ है ना, तो इसको हम बोलेंगे जब कोई भी क्लॉज किसी कंजक्शन से जुड़ा होता है तो इसको हम जैसा भी कंजक्शन होता है, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि सब क्लॉज कहेंगे। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा है तो इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अगर क्लॉज आपको पता नहीं है तो वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है कि क्लॉज क्या होता है और कौन कौन से क्लॉज होते हैं, क्लॉज को कैसे पहचानें, इसकी वीडियो आप सेंटेंस में जाओगे तो मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो कंजक्शन जो प्लेलिस्ट है कंजक्शन का, उसमें जाओगे तो मिल जाएगा। अब देखो, इफ़ सी कम्स हियर आई शैल डिमांड हर 10 रुपीज़। यदि वह यहाँ आती है तो मैं उससे 10 रुपये मांगूंगा। ये सही कैसे है? देखो, ये है सब क्लॉज और ये है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कैसे होता है? जब किसी कंजक्शन से ना जुड़ा होता है तो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो नियम क्या कहता है? यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है, यानी कि ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो सब क्लॉज मतलब इफ वाला क्लॉज, सब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। आप यह कह सकते हो या यह कह सकते हो कि यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। लेकिन ये वाला थोड़ा सा सही नहीं होता है। इसके नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं गलती हो जाता है, और कहाँ गलती होता है यही तो आपको पता नहीं चलता है। आज हम बताएंगे कि ये प्रेजेंट में होते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में ही हो, लेकिन अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो ये ज़रूरी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे
इफ यू स्टडी हार्ड, यानी कि अगर कठिन पढ़ाई पढ़ते हो, मेहनत से पढ़ते हो, तो देखो यहाँ तो का अंग्रेजी कामा होता है। कहीं कहीं क्या होता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ देन का भी प्रयोग किया जाता है और कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आप जानो कि यहाँ देन का भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे एग्जाम में जब पूछेगा तो इफ़ के साथ केवल कामा ही रहेगा। अगर कामा की जगह दैन होता है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन देन रहता है THEN तो वो सही है, THAN रहेगा तो गलत है। तो इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन पढ़ाई पढ़ते हो, परिश्रम से पढ़ते हो, तो तुम निश्चित रूप से पास हो जाओगे। यू विल पास इन द एग्ज़ाम, यानी कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। अब देखो ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? कि जो इफ़ क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। लेकिन क्या होता है कि इसको हमको देखना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में रहे। जैसे कुछ ऐसे कार्य होते हैं, ये तो नियम नंबर 1 हो गया, और जैसे नियम नंबर 2 है कि यदि कोई कार्य ऐसा आप करते हो जो दूसरा कार्य अपने आप हो जाता है, जैसे इफ़ यू हीट आइस, कामा दे देंगे। यदि तुम बर्फ गर्म करते हो तो इट चेंजेज इनटू वाटर। बात क्या हुआ कि ये देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं है। लेकिन अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता तो ये 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी क्यों आ गया है? क्यों आ गया है कि ये काम आप केवल करोगे, ये दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। तो जब एक काम करने के बाद दूसरा काम अपने आप हो जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने देते हैं। एक और देखो, इफ़ द सन राइजेज, यदि सूरज निकलता है तो इट बिकम्स लाइट अराउंड अस। अब देखो ये जो है ये इट रहेगा और ये बिकम्स। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन कैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि यदि सूरज निकलता है तो अब इट बिकम्स लाइट अराउंड अस, तो हमारे चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, या ये इसको हम स्प्रीड भी बोल सकते हैं, स्प्रीड्स यानी कि फैल जाता है। तो हमारे चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, हमको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इफ़ कंजक्शन के साथ कोई ऐसा क्लॉज हो जो करने पर या होने पर दूसरा अपने आप हो जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। तो ये चीज़ें जो है आप इफ़ क्लॉज पढ़ते तो हो, लेकिन इन चीज़ों को नहीं जान पाते हो, इस चीज़ को भी जानना पड़ेगा। फिर से मैं बता दूँ शर्त क्या है इफ़ क्लॉज वाले कंडीशन में। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है, उल्टा देखेंगे, बाकी सब लोग यहाँ से बताएंगे लेकिन मैं उल्टा बता रहा हूँ। यदि यह फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, मे का प्रयोग हो सकता है, कैन का प्रयोग हो सकता है और इंपरेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे देखो, जैसे इफ़ द डॉक्टर कम्स लेट, यदि डॉक्टर देर से आता है
यदि डॉक्टर देर से आता है तो रोगी मर जाएगा, फ्यूचर की बात है, नहीं मर जाएगा, जरूरी नहीं कि वो मरी जाए। इसका मतलब है कि द पेशेंट में डाई। यदि डॉक्टर देर से आता है तो मरीज मर सकता है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके कंडीशन के हिसाब से यहाँ मे का भी प्रयोग हो सकता है। एक और एग्जांपल देखो, इफ इट रेन्स हैविली, इफ इट रेन्स हैविली, तो यदि बरसात, भारी बरसात होता है तो स्कूल बंद हो सकता है। तो द स्कूल मे बी क्लोज, बंद हो सकता है। एक और देखो, इफ हिज फादर अलाउज हिम, यदि उसके पिता उसे अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही कैन डू दिस वर्क, यदि उसके पिताजी अनुमति देते हैं तो वह इस काम को कर सकता है। तो आपने देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और यहाँ कैन का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो कैन का प्रयोग देखा आपने, मे का प्रयोग देखा, इफ यू वांट टू अर्न मनी, यदि तुम पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ शुड का भी प्रयोग हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इफ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मे का प्रयोग हो सकता है, कैन का प्रयोग हो सकता है, शुड का प्रयोग हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे इफ यू वांट टू डू दिस वर्क, यदि तुम यह काम करना चाहते हो तो डू एज यू लाइक, तो करो जैसे तुम पसंद करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ भी देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को फॉलो किया गया है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ नियम, आपको क्या करना चाहिए, हमको ये देखना है कंडीशन यहाँ से बन रहा है। यदि यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा 100%। अगर ये प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इफ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। और इसके अलावा अगर मे का प्रयोग है, कैन का प्रयोग है, शुड का प्रयोग है, इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग है, तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कर सकते हो, कोई बाध्य नहीं है, बस कंडीशन फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ है, ये है ना। अब दूसरा जो हमने नियम बताया कि यदि इफ क्लाज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और उससे ऐसे एक्शन होते हैं, ऐसा एक्शन हो रहा है जो दूसरा एक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आकर हो जाएगा, अपने आप घटित हो जाएगा, तो ऐसे में यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा इफ क्लास, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया है। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं इफ क्लाज का। यह नियम भी कुछ उसी तरह का है। यदि इफ क्लाज
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। यानी कि जो पहले वाला नियम है, पहला नियम क्या है, यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। वही नियम इसमें भी है, यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होंगे जिसमें शुड, बेटर, शुड या विल शैल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि विल शैल का ही प्रयोग किया जाए। जैसे इफ यू वांट टू बाई अ बुलेट, बुलेट जानते हो ना, मोटरसाइकिल है जो सभी युवाओं का पसंद है। इफ़ यू वांट टू बाई अ बुलेट, यदि तुम एक बुलेट खरीदना चाहते हो तो आई शैल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूंगा द एड्रेस ऑफ द एजेंसी। यानी कि यदि तुम बुलेट खरीदना चाहते हो तो मैं उस एजेंसी का नाम बता दूंगा, उस एजेंसी का पता बता दूंगा। तो इफ़ क्लॉज किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज किस में बना, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये हमेशा याद रखना है आपको, कभी कभी क्या होता है कि हम इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ शैल विल के अलावा शुड, बेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू स्टडी इंग्लिश, यदि तुम इंग्लिश अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, तो तुम्हें मीनिंग्स याद करना चाहिए या मीनिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड लर्न मीनिंग्स, यू शुड लर्न मीनिंग्स। ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि इफ क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। देखो अच्छा नियम है ना, अच्छा नियम ये है कि यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो भी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो भी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। और यदि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में है तो भी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में ही होगा। लेकिन कुछ डिफरेंसेस जैसा कि मैंने बताया है वो हो सकता है। जैसे इसमें देखो, जैसे देखो इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, यदि तुमने एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है, परीक्षा पास कर लिया है, तो, और तो का अंग्रेजी होगा कामा, तो तुम नौकरी जल्दी ही पा जाओगे। यानी कि यू विल गेट
द जॉब सून, शीघ्र ही पा जाओगे। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में यूज किया गया है। जैसे एक और देखो, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यदि तुमने यह काम कर लिया है तो आई शैल गिव यू वेजेज। वेजेज मीन्स होता है मजदूरी, तो मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। यदि तुमने काम कर लिया है, इस काम को पूरा कर लिया, तो मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। तो इसमें आपने देखा कि इफ़ क्लॉज अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज भी फ्यूचर इंडिफिनिट में ही होगा। यानी कि अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो भी वो फ्यूचर इंडिफिनिट, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो भी फ्यूचर इंडिफिनिट, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी वो फ्यूचर इंडिफिनिट में ही रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो इससे थोड़ी सी अलग हो। जैसे इफ़ यू हैव completed your class work, तो यानी कि यदि तुमने क्लास वर्क पूरा कर लिया है तो तुम यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो ये भी ठीक है। लेकिन नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो आता है वह आता है नेक्स्ट रूल, चौथा रूल है, यदि इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यदि इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि उसने कठिन परिश्रम किया, इफ़ ही वर्कड हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। यानी कि ही वुड का प्रयोग करेंगे, ही वुड पास इन द एग्ज़ाम, तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। इसको याद करना पड़ेगा, कुछ नियम है जो याद करना पड़ेगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ विल शैल का प्रयोग होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर पास्ट में है तो फिर ये पास्ट में ही जाएगा, यानी कि विल का पास्ट होता है वुड और शैल का पास्ट होता है शुड। तो इसको हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ माई नेबर tried to threaten me, यदि मेरा पड़ोसी मुझे धमकाने का प्रयास किया तो I would complain to the police। अब देखो, ये कहने का मतलब ये है कि
यदि मेरा पड़ोसी मुझे धमकाने का प्रयास किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, पुलिस को शिकायत कर दूंगा। इसका आप अर्थ ऐसे भी निकाल सकते हो या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यदि मेरा पड़ोसी मुझे धमकाया होता तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया होता। इसका अर्थ ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ कंडीशन देखना है। कंडीशन ये है कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा ना, यहाँ वुड का प्रयोग होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस मेन वर्ब का, ये चीज़ ध्यान देना है, थर्ड फॉर्म में रहेगा। देखो वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव जब भी रहेगा, किसी भी मॉडल के साथ जब हैव रहेगा ना तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, जैसे एज if he had made mistake, यदि वह गलती किया होता तो, यदि वह गलती किया हो या वह गलती किया था तो उसे दंड दिया जाना होगा। यानी कि ही वुड हैव punished। इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, यदि इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। यदि इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। परीक्षाओं में यही पूछता है। कैसे पूछता है ये मैं पहले भी बता दिया हूँ। एग्जाम में क्या करेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में देगा और यहाँ शैल का प्रयोग कर देगा या विल का प्रयोग कर देगा। और इसमें क्या करेगा कि ये पास्ट परफेक्ट में देगा और यहाँ केवल वुड का प्रयोग करेगा, हैव का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। एज इफ ही हैड कम टू मी, अब देखो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पता नहीं चलता है क्योंकि कम का जो थर्ड फॉर्म है ना वो कम ही है, सेकेंड फॉर्म केम है। इफ़ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसे पढ़ा दिया होता। यानी कि आई वुड हैव, देखो वुड हैव का प्रयोग होगा, आई वुड हैव, अब यहाँ हो जाएगा taught him, तो मैं उसे पढ़ा दिया होता। इफ का एक और कंडीशन है, यदि अनरियल इमेजिनेशन है, अनरियल इमेजिनेशन का मतलब ऐसा इमेजिनेशन, ऐसी कल्पना जो कभी पूरा ही ना हो, या फॉल्स या हाइपरबोलाइज्ड थॉट या थिंक अगर होता है तो वहाँ
इफ़ का प्रयोग किया जाता है, वैसे हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इफ़ का प्रयोग किया जाता है। अनरियल इमेजिनेशन, जैसे आप कल्पना करो कि काश में चिड़िया होता, है ना, तो काश में चिड़िया होता, इफ़, यहाँ इफ़ का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा, यही होता है काश, काश या यदि, यदि। अब इसके साथ कंडीशन क्या बनता है कि यहाँ जो भी सब्जेक्ट आप लिखोगे और अनरियल थिंग रहेगा, अनरियल इमेजिनेशन रहेगा, या झूठा आश्वासन रहेगा, झूठी कल्पना रहेगा, झूठी सोच रहेगा, डे ड्रीम रहेगा, तो ऐसे में यहाँ जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेयर, इफ़ आई वेयर अ बर्ड, इफ़ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता तो, कामा है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं अनंत में उड़ा करता। यदि मैं एक चिड़िया होता तो अनंत में उड़ा करता। तो यहाँ कंडीशन क्या बनता है, इफ़ के साथ अगर कोरी कल्पना है तो सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, यहाँ प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और इसके साथ वुड का प्रयोग किया जाएगा। देखो, इफ सी वर, देखो, इफ सी वर माई फ्रेंड, सॉरी, इफ सी वर माई वाइफ, इफ़ सी, ये जो है ना, सी का ऐसे कल्पना कर रहे हैं जैसे ब्रिटेन की राजकुमारी हो। तो आप कल्पना ऐसे कर रहे हो कि इफ़ सी वर माई वाइफ, यदि वह मेरी पत्नी होती तो आई वुड लव हर मच, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता। तो इसका मतलब आपको यहाँ देखना है, देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये कंडीशन अनरियल इमेजिनेशन के लिए ऐसा यूज किया जाता है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कंडीशन है, बेहतर कंडीशन है, और इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो मुझे लग रहा है कि इफ़ से रिलेटेड जितने भी कंडीशन होंगे वो सारे कंडीशन का मतलब शर्त आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में एग्जाम्पल आप लिखो और लिख करके भेजो, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।